हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पता है कि इस चैनल पर आपको क्लास 10th का सारी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर इससे ये पहले वीडियो है तो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो जितनी भी है फिजिक्स का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, आप सारे ऑब्जेक्टिव को चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर ले। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सिर्फ कराएंगे। दोस्तों, यहां पे अगर आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो पे बने रहते तो मैं आज पूरा 1 से लेकर के 7 चैप्टर यानी 5 चैप्टर तक केमिस्ट्री का टोटली चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो मोस्ट वीवाई ऑब्जेक्टिव है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर पे दोस्तों जितनी भी क्वेश्चन है सारे वीवीआई, चाहे 2 मार्क्स हो या 5 मार्क्स हो 6 मार्क्स हो, सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको सजेस्ट क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों, आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको इस चैनल से मदद मिल सके। तो दोस्तों, आज चलते हैं। आपको केमिस्ट्री का लेकर के फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है और मैं एक ही लेक्चर में केमिस्ट्री का पूरी वीडियो लाऊंगा और एक ही लेक्चर के अंदर फिजिक्स बायो का पूरी वीडियो लाऊंगा टोटल ऑब्जेक्टिव के लिए। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दोस्तों अगर आप 40 अगर यहाँ पे टोटल केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज देख लेंगे तो आपको 40 क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता है उसमें एग्जाम के अंदर। दोस्तों, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों कर लिए तो दोस्तों आज चलते हैं पहला चैप्टर पर, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा दोस्तों, मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलूंगा और आंसर बताते हुए आगे निकलूंगा। ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नज़र में आ जाना चाहिए और आंसर उसका नज़र में आ जाना चाहिए ताकि वहाँ पे देखते ही आपको आंसर पता चल सके। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए श्वेत होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो दोस्तों आपको बताना चाहिए ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन गैस बनता है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर शाक सब्जियों, क्वेश्चन नंबर 5 शाक सब्जियों को विघटित होने पर कंपोस्ट बनना किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे निम्न में से कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे ये दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होती है, तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस यानी ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनता है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे श्वेत शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया है। दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक ऑप्शन नंबर बी विद्युत संयोजी कहलाते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण। चलते क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित समीकरण है H2 प्लस Cl2 HCl बन जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक संयोजी अभिक्रिया है। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा AgNO3 प्लस NaCl ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा FeCuSO4 FeSO4Cu ये विस्थापन अभिक्रिया। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण होता है, दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया से ऑप्शन नंबर बी अविलेय लवण बनता है। चलते क्वेश्चन 19 पे निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उदाहरण नहीं है। चलते क्वेश्चन 20 पे निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया। आप चलते हैं इस तरीके से टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ चैप्टर 1। आप चलते हैं चैप्टर 2 पे। दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें क्योंकि केमिस्ट्री का टोटल चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर करने वाला हो जो तो आगे है चैप्टर 2 पे अम्ल क्षार लवण, इसका पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 भी लाएंगे, मात्र 20 क्वेश्चन है इसमें दोस्तों। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे बिना टाइम गंवाए हुए। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बायो तथा लिचेन ऑप्शन। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 2 पे आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है, दोस्तों तो लीचेन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मूली को सूचक की तरह हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 3 पे निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी शकरकंद गंधीय सूचक नहीं है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है, तो दोस्तों द्विक्षारीय अम्ल तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा H2SO4 द्विक्षारीय अम्ल है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे पोटास एलम होते हैं, तो दोस्तों पोटास एलम ऑप्शन नंबर डी एक द्विक लवण होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे
एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी देखो ये कम आयनित होते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NaCl सबसे प्रबल लवण होते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H3PO4 एक से अधिक लवणीय बनाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, एक विलयन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का मान pH मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 6 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने दोस्तों, जल के अम्लीय तथा क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H और OH के कारण विद्युत का सुचालक होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम एवं पोटासियम। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaOH2। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो CaOH2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक गलती है दोस्तों, ऑप्शन आंसर गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा, CaOH2। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन pH मान कितना होता है? तो दोस्तों आपका 7 से अधिक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी OH करेगा। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान संभवतः कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए 5 हो जाएगी, यानी 7 से कम हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी हो जाएगी? सिरका, ऑप्शन नंबर टमाटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह रंग किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, बैंगनी रंग का होता है। इस तरीके से ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं पार्ट 2 के अंदर दोस्तों, इसी तो दोस्तों आगे हैं पार्ट 2 में, इसी चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 लेक्चर में। तो दोस्तों इसमें भी लास्ट तक आप बने रहें। आज आपका केमिस्ट्री का कंप्लीट लेक्चर कंप्लीट करूंगा, यानी कंप्लीट चैप्टर का टोटल केमिस्ट्री के अंदर 5 चैप्टर्स और 5 चैप्टर का चैप्टर वाइज जितनी भी ऑब्जेक्टिव मोस्ट भी वाइज क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट एक ही लेक्चर के अंदर करूंगा। मात्र आपको आधा घंटा में ये सारी केमिस्ट्री रिविजन हो जाएगी दोस्तों। इसी तरीके का मैं वीडियो नेक्स्ट लाऊंगा जो बायो में, जो मात्र आधा घंटे के अंदर पूरी बायो का ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट रिविजन हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो पर नहीं हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, इसी का पार्ट 2। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, निम्नांकित में से कौन लवण है? तो आपको पता होना चाहिए लवण K2SO4, मैक्सिमम जिस यौगिक के लास्ट में SO4 लगा रहे तो समझ जाना वो लवण है, तो K2SO4 लवण हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होती है? तो Fe3O4 होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, हमारे शरीर में pH कितने प्रास के बीच कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 से 7.8, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो NaCO3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, निम्नलिखित कौन क्षारक नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaCl क्षारक नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल अम्ल है? ऑप्शन नंबर बी NaOH हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 11 पे, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंधीय अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंधीय सूचक। चलते क्वेश्चन 12 पे, सभी धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, सभी अम्लों में पाया जाता है, तो दोस्तों सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, हाइड्रोजन मुक्त सभी यौगिक होते हैं, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अम्लीय होते हैं, हाइड्रोजन मुक्त। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सत्य है, इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद करवा होता है, प्राकृतिक संचारक होते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे, pH में P का सूचक होता है, तो दोस्तों पुषांश यानी पोटेंज होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो सिरका होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों सिट्रिक अम्ल का ऑप्शन नंबर सी संतरा या नींबू होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा इमली में पाया जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दही होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे चींटी के डंक या नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 22 पे दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो जब pH 5 से 5.5 से कम हो जाने पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो दोस्तों हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 24 पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? दोस्तों उत्पन्न लवण को ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड कहेंगे। चलते क्वेश्चन 25 पे धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 26 पे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलते क्वेश्चन 27 पे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaSCO3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 28 पे जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों धोने का सोडा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 29 पे सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। चलते क्वेश्चन 30 पे सल्फेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या होता है? दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो इस तरीके से टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और पार्ट 2 कंप्लीट हुआ चैप्टर 2 का। तो दोस्तों अब चलते हैं चैप्टर 3 पे। एक ही वीडियो के अंदर केमिस्ट्री को आज कंप्लीट करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आपके सामने आ गया है थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का धातु और अधातु पार्ट 1। थर्ड चैप्टर का पार्ट 1 करने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर पार्ट 2 करूंगा। तो दोस्तों आज आप लास्ट तक बने रहें। एक ही वीडियो के अंदर सारी केमिस्ट्री का जितनी भी ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे आपका रिवीजन हो जाएंगे। अगर इससे पहले वाली वीडियो अगर फिजिक्स का चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं देखें तो दोस्तों उसको भी देख लें। और नेक्स्ट आने वाले जो चैप्टर है बायो का भी एक ही वीडियो के अंदर सारी चैप्टर करूँगा दोस्तों। इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। अम्लगम तथा अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पैरा रहता है। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो गोल्ड जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? तो एजी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, यानी एजी मतलब सिल्वर यानी चांदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो दोस्तों एसबी जो है उपधातु है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट के द्वारा। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे पीतल है एक मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो लिथियम को, सोडियम को भी, पोटासियम को भी। यहाँ पे ऑप्शन लिथियम है तो लिथियम मारेंगे आंसर में। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक किसको कहते हैं? जिसमें धातु अधातु दोनों होते थे। दोस्तों यहाँ पे CaCl2 धातु दोनों है तो इसलिए ये आयनिक यौगिक लगेगा। ऑप्शन नंबर सी है। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे निम्न में से कौन अधातु है? तो कार्बन एक अधातु है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर बी अम्लों से अधिक अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए धनायन बनाते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं। अगर अधातु ऑक्साइड पूछ देंगे तो अम्लीय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे सल्फर अयस्कों का शांतरण किया जाता है। दोस्तों सल्फर अयस्कों का शांतरण ऑप्शन नंबर सी फेन पल्लवन विधि द्वारा किया जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो दोस्तों एल्युमिनियम का मिश्र धातु पीतल होता है, सॉरी मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 17 पे कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर पायरेट से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे किस अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या? दोस्तों ये क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन इलेक्ट्रॉन्स छूट गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों S8 के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे फॉस्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4 होता है आणविक सूत्र। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो दोस्तों सोना नाइट्रस अम्ल राज में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे कौन सा अधातु कमरे के तापमान द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा अधातु बोला है? तो दोस्तों ब्रोमीन हो जाएगा। अगर कौन सा धातु बोलता तो यहाँ पे पैरा हो जाता, पारा हो जाता। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए
सही है, सोल्डर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो दोस्तों अधिक अभिक्रियाशील धातु, अधिक अभिक्रियाशील नहीं, यहाँ पे कम क्रियाशील धातु बोलना चाहिए। सबसे कम क्रियाशील धातु जो है सोना है, यहाँ पे सबसे अधिक जो है Cu है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आंसर डी गलत दिया हुआ है। इस तरीके से आपका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं पार्ट 2 के अंदर। तो चलते हैं सेकंड पार्ट दोस्तों, इसी चैप्टर का पार्ट 2 में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए श्वेत फास्फोरस जो अति ज्वलनशील होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनोड पे बनाया जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटासियम अधिक क्रियाशील धातु है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, वल्नीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साधारण गंधक मिलाया जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 पे, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एबॉक्साइड Al2O3 2H2 से। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धातुमल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर चलते क्वेश्चन 9 पे, किसी तत्व के गुण धर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उभय धर्मिता कहलाती है। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे धातुओं की प्रकृति होती है। तो दोस्तों धातुओं की प्रकृति ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत धनात्मकता होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिंक की। चलते क्वेश्चन 12 पे, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिप्सम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो 3:1 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। तो दोस्तों चमकदार होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 16 पे, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 17 पे, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, तो इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आघातवर्ध्यता। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, सबसे अधिक तन्य धातु कौन होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोना होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, निम्नलिखित इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होती है? तो ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होती है? तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते इस तरीके से ये चैप्टर 2 भी कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए आप होगी। तो दोस्तों आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 पे। दोस्तों मात्र अब एक ही चैप्टर बचा हुआ है, 5 नंबर चैप्टर। आप लास्ट तक बने रहें, एक ही वीडियो के अंदर सारी क्वेश्चंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो रहा है एक ही वीडियो के अंदर, तो दोस्तों सोचने वाली बात है, तो इसीलिए आप लास्ट तक बने रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 नंबर पे, एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C2H4। तो इनमें से सहसंयोजक बंधन कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी 7 सहसंयोजक बंधन होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, ब्यूटेनॉन यौगिक है चतुर कार्बन जिसका प्रतीकात्मक समूह क्या होती है? तो ब्यूटेनॉन, तो कीटोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? तो ईंधन पूरी तरीके से जल नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है? मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है, तो दोस्तों 0.3% उपस्थिति है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? H2SO4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन होता है? तो COOH। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, एथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होते हैं जिनमें ऑप्शन नंबर बी दोनों सिग्मा आबंध होते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। चलते क्वेश्चन 11 पे, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है? अल्केन का सामान्य सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलते क्वेश्चन 12 पे,
नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों C12H2O, चीनी C12, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चीनी का C12H2O, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है? तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र CnA2CO3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है CO द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है? इथाइल अल्कोहल का C2H5OH, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है? बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C6H6। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आवंत होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी C3H4। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे, निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C2H5OH और CH3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे, एथनॉल का क्रियाशील मूल क्या होता है? तो एथनॉल का OH हो जाएगा, यानी अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CH4 सहसंयोजक यौगिक है। चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, यानी अम्ल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? दोस्तों अल्डिहाइड कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर के अंदर दोस्तों, तब तक लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों आगे 5वां चैप्टर में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो लास्ट ये चैप्टर है दोस्तों, लास्ट तक बने रहें। आपका पूरा केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, यानी बायो का चैप्टर वाइज। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं बिना टाइम गंवाए हुए पहला क्वेश्चन पे, आवर्त सारणी के उदर स्तंभ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आवर्त सारणी के उदर स्तंभ को ऑप्शन नंबर ए वर्ग कहते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 2, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं? तो क्षारीय धातु होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, आवर्त सारणी में शून्य समूह को क्या कहते हैं? शून्य समूह क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों, 4 नंबर, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार कितनी होती है? तो परमाणु संख्या होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर बोल देगा मेंडलीफ आवर्त सारणी में तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितनी होती है? 1:3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो Fe, लोहा Fe होती है, परमाणु संख्या 26 होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। अगर पूछ देगा मेंडलीफ आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है, यानी O3। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो दोस्तों आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, हीलियम कैसा तत्व होता है? तो दोस्तों हीलियम अक्रिय तत्व होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 12 पे, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो दोस्तों आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। अगर पूछ देगा कितने वर्ग होते हैं? तो 9 वर्ग होते हैं मेंडलीफ में, जबकि मोस्ले में 18 वर्ग होते हैं। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 7 आवर्त होते हैं। चलते क्वेश्चन 13 पे, त्रियक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो डोवनेट्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, अष्टक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूलैंडस। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सी गलत दिया हुआ। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म इनमें से किनका आवर्त फलन होते हैं? तो मेंडलीफ का बोला तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे, मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम पे सजाया था? तो परमाणु द्रव्यमान बढ़ते क्रम पे सजाया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों की विद्युत धनात्मकता अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी बढ़ती जाती है। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हेलोजन कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लोरीन। चलते क्वेश्चन 20 पे, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Na2O। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे, आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट के तत्व क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी क्षार धातु कहलाते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समूह सेकंड का। चलते क्वेश्चन 23 पे, तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस के। चलते क्वेश्चन 24 पे, निम्नलिखित तत्वों में से
किसकी संभावना है कि यह आध्यात्मिक अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रोमीन। चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोजले का, यानी मोस्ले का। चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक आध्यात्मिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान? मोजले ने कहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। चलते क्वेश्चन नंबर 30 पे, वोल्फगांग डॉबरेनर्स किस देश से संबंधित, यानी डॉबरेनर्स किस देश से संबंधित था? तो जर्मनी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 31 पे, मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? 1834 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 32 पे, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 33 पे, जब मेंडलीफ ने अपनी कार्य आरंभ किया तो तब कितने तत्व ज्ञात थे? मात्र 63 तत्व ज्ञात थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 34 पे, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? परमाणु की त्रिज्या। चलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 35 पे, एक पिकोमीटर यानी एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होती है? तो 10⁻12 मीटर के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 36 पे, किसी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? कैसे निर्धारित की? तो ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित की जाती है। तो इस तरीके से टोटल आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ दोस्तों, यानी केमिस्ट्री का जितनी भी चैप्टर है सारी चैप्टर का चैप्टर वाइज मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हुआ। आप कंटिन्यूस अगर देख लिए हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये इस केमिस्ट्री आपका पूरा कंप्लीट हुआ और 100% इन सारे क्वेश्चनों से ही वहाँ पे क्वेश्चंस लड़ेंगे दोस्तों। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो नहीं किए हैं तो तीनों लेक्चर्स पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि तीनों चैप्टर से का पूरा चैप्टर वाइज जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है वो सारे मिलेंगे। अगर आप एक बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्लास 10 का पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 आप ठोक करके आएंगे दोस्तों। तो अगर आप लास्ट तक देखे हैं तो आपके लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बायो का एक ही लेक्चर के साथ, जैसे केमिस्ट्री आज कंप्लीट हुआ दोस्तों। तब तक के लिए